आज हम लोग व्यापारिक संयम यानी बिजनेस लॉ के बहुत से कानून को बेहद ही कम समय में जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं बिजनेस लॉ के प्रमुख कानूनों के बारे में। सबसे पहला है अनुबंध अधिनियम। आइए हम लोग अनुबंध अधिनियम के बारे में जानते हैं। अनुबंध अधिनियम, जैसे कि आपको पता है, यह अधिनियम 1872 ईस्वी में आया। अब हम लोग जानते हैं अनुबंध होता क्या है। अनुबंध जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई वैध समझौता होता है तो फिर उस समझौते को जब राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा लिया जाता है तो इस समझौते को अनुबंध कहा जाता है। यानी जब किसी समझौते को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा लिया जाता है तो वह समझौता अनुबंध हो जाता है। यानी समझौता का होना अनुबंध के लिए परम आवश्यक होता है। इसलिए कहा जाता है जब तक समझौता नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं हो सकता है। इसलिए सभी समझौता जो है अनुबंध नहीं बनता है, केवल वही समझौता अनुबंध बन पाता है। लेकिन जो अनुबंध होता है वह समझौता से ही उत्पन्न हुआ होता है। इसलिए सभी अनुबंध को समझौता समझा जाता है। जब हम लोग अनुबंध को देखते हैं, अनुबंध को एक क्रम में देखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H अनुबंध को परिभाषित करती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी ठहराव यानी समझौता जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा लिया जाता है वह समझौता या ठहराव अनुबंध बन जाता है। लेकिन जब कोई अनुबंध बनता है तो इसकी प्रक्रिया होती है, तो यह शुरू हो जाता है प्रस्ताव से। प्रस्ताव क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई विचार इस उद्देश्य से रखता है कि सामने वाला व्यक्ति उस विचार को सुनकर उस पर अपनी सहमति या असहमति दोनों प्रकट कर सकता है, तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसे कार्य के लिए कोई विचार रखते हैं जिसे वह सुनकर हाँ या ना दोनों करने की स्थिति में हो तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। अब प्रस्ताव के बाद स्वीकृति होता है। जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है तब वह प्रस्ताव वचन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी वचन में वैध प्रतिफल होता है तो वह समझौता बन जाता है। और जब समझौते को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा लिया जाता है तो वह समझौता फिर अनुबंध बन जाता है। तो अगर इसके क्रम को अगर देखेंगे तो इस प्रकार हो सकता है: प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन, वचन प्लस वैध प्रतिफल बराबर ठहराव या समझौता होता है। फिर जब उसी समझौता पर कोई राजनियम लागू हो जाता है तो वह अनुबंध बन जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं धारा 10, जिसमें यह बताया गया है कि अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता किन किन लोगों में होता है। तो देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध करने की योग्यता निम्न व्यक्तियों में होता है। पहला, वयस्क। वयस्क व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, किंतु यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति न्यायालय के संरक्षण में है तो उस परिस्थिति में 21 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति को वयस्क व्यक्ति समझा जाता है। दूसरा, न्यायालय द्वारा उसे किसी भी प्रकार से अयोग्य घोषित न किया गया हो। यानी पहला वयस्क व्यक्ति, दूसरा वह व्यक्ति जिसे न्यायालय के द्वारा किसी भी तरीके से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। वह व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है। हम अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो नशे में धुत रहते हैं, वे व्यक्ति आते हैं जो
चिड़चिड़ापन स्वभाव के होते हैं। तो इस प्रकार इन व्यक्तियों के साथ अनुबंध वैध नहीं समझा जाता है। अब देखेंगे वैसे व्यक्ति के साथ भी हम अनुबंध नहीं कर सकते हैं जो विदेशी शत्रु होते हैं, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति होते हैं, जिनके साथ हमारा मित्रतापूर्ण संबंध राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है। आइए अब हम लोग निक्षेप के बारे में जानते हैं। निक्षेप के विषय में धारा 148 यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी चल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अस्थायी उद्देश्य के पूर्ति के लिए देता है और फिर जब वह अस्थायी उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति उन्हें वह वस्तु वापस कर देता है, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम लोग निक्षेप अनुबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति का साइकिल खराब हो जाता है तो वह अपने साइकिल को किसी मरम्मत करने वाले व्यक्ति के यहाँ ठीक करने के लिए देता है। यानी यह जो साइकिल देना है यह अस्थायी उद्देश्य से दिया जा रहा है, और फिर जब वह साइकिल ठीक हो जाता है तो फिर पुनः वह वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो साइकिल देना ये जो है यह निक्षेप का भाग समझा जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं एजेंसी के बारे में। धारा 182 एजेंसी के विषय में बताता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बदले में किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है तो इस प्रकार के अनुबंध को एजेंसी कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति यानी एक्स है, वह वाई के बदले में जेड के साथ जब अनुबंध करता है तो इसे हम लोग कहते हैं एजेंसी का अनुबंध। आइए हम लोग जानते हैं क्रेता सावधानी नियम के बारे में। देखिए, क्रेता सावधानी नियम यह क्रेताओं को सावधान करता है और यह बताता है कि किसी भी लेन देन में यदि कोई त्रुटि होता है तो इसमें क्रेता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि क्रेता को वस्तु खरीदते समय लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी और उन्हें वस्तु को देखकर ही खरीदना चाहिए था। यानी क्रेता सावधानी अधिनियम अगर क्रय में या वस्तु के अंदर कोई त्रुटि होता है तो उस त्रुटि के लिए क्रेता को जिम्मेदार ठहराता है, किंतु कुछ परिस्थिति में ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थिति में क्रेता सावधानी नियम लागू नहीं होता है। आइए हम लोग जानते हैं क्रेता सावधानी नियम के अपवाद के बारे में। देखिए, निम्न परिस्थिति में क्रेता सावधानी नियम लागू नहीं होता है। पहला है जब क्रेता उद्देश्य स्पष्ट कर दे, यानी जब क्रेता यह उद्देश्य को स्पष्ट कर दे कि वह किस उद्देश्य से सामान को खरीदना चाहता है, तो उस परिस्थिति में विक्रेता जिम्मेदार होगा, न कि क्रेता। यानी जब क्रेता विक्रेता से कह दे कि उसे सरदर्द की गोली चाहिए और विक्रेता उसे पेट दर्द की गोली दे दे तो इसके लिए विक्रेता जिम्मेदार है, न कि क्रेता। फिर है जब विक्रेता वर्णन द्वारा विक्रय करता है, यानी जब विक्रेता अपने उत्पाद का वर्णन करते हुए विक्रय करता है तो उस परिस्थिति में क्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझा जाएगा, क्योंकि क्रेता वस्तु के वर्णन के गुणों के आधार पर ही वस्तु को क्रय किया है। यानी इसका मतलब विक्रेता ने झूठ बोला था, इसलिए क्रेता जो है क्रय करने के लिए तैयार हो गया। फिर है नमूना द्वारा क्रय। यदि क्रेता नमूना द्वारा क्रय करता है तो फिर वह जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि तब वह नमूना के अनुरूप ही अपनी वास्तविक वस्तु को समझता है। तो इस वजह से वह नमूना के द्वारा जब ठगा जाता है तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होता है। फिर विक्रेता द्वारा जानबूझकर वस्तु के भीतर की दोषों को छिपाने की स्थिति में, जब कोई विक्रेता वस्तु के अंदर के दोष को जानबूझकर छिपाता है, जैसे कहीं कोई टूट फूट हुआ है
तो उसे वेल्डिंग वगैरह करा के, पेंट करा के फिर उसे छुपा दिया गया, उसके दोषों को और प्रकट नहीं किया गया। इस परिस्थिति में क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा, विक्रेता जिम्मेदार है। फिर है पेटेंट की स्थिति में। पेटेंट की स्थिति में ही क्रेता जिम्मेदार नहीं होता है, विक्रेता जिम्मेदार होता है। आइए हम लोग सभा के बारे में जानते हैं, यानी कंपनी में सभा क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पूर्व निर्धारित समय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र होते हैं तो उनके एकत्रित होना ही सभा कहलाता है। यानी जब व्यक्तियों का समूह किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर और पूर्व निर्धारित समय से किसी तथ्य पर विचार विमर्श करने के लिए जब एकत्र होते हैं तो उसे सभा कहते हैं। तो कंपनी में भी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जो कंपनी के सदस्य होते हैं वे एकत्रित होते हैं, तो उनका एकत्रित होना भी कंपनी का सभा कहलाता है। कंपनी में कितने प्रकार की सभाएं हो सकती है, तो देखिए, सबसे पहले है साधारण वार्षिक सभा। देखिए, साधारण वार्षिक सभा से आशय उस सभा से है जिसमें कंपनी के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है और उस सभा में लाभांश संबंधी नीतियों की घोषणा होता है, संचालकों का चुनाव होता है। यह सभा एक वर्ष में एक बार बुलाया जाता है और इस सभा की एक सभा से दूसरे सभा की जो दूरी है वह अधिकतम 18 महीने की और न्यूनतम 6 महीने की होगी। साधारण वार्षिक सभा कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण सभा होता है। अब इसके अलावा दूसरा होता है संचालकों की सभा। संचालकों की सभा वह सभा है जिसमें संचालक यह निर्णय लेते हैं कि कंपनी को अब किस प्रकार से संचालित किया जाएगा। यह सभा साधारण वार्षिक सभा से अधिक बार बुलाया जाता है, यानी यह सभा एक वर्ष में कम से कम 4 बार बुलाया जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा ऋणपत्रधारियों की सभा भी होता है। ऋणपत्रधारियों की सभा जो है कंपनी के ऋणपत्रधारी बुलाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी के बारे में। सीमित दायित्व वाली साझेदारी से आशय उस साझेदारी से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वैध कारोबार को करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिनमें सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होता है और अधिकतम संख्या जो है वह सीमित नहीं होता है। इसमें जो निर्णय है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी सदस्य साझेदारी में होते हैं उनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अगर देखा जाए सामान्य साझेदारी से, तो सामान्य साझेदारी अधिनियम 1932 है। अगर उससे इसकी भिन्नता देखा जाए तो दोनों में भिन्नता है। पहला भिन्नता तो जो पुरानी साझेदारी थी, यानी परंपरागत साझेदारी, यानी 1932 वाली साझेदारी, उसमें पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं था। अगर देखेंगे दोनों में भिन्नता, 1932 वाली ये कौन सी है, ये है परंपरागत, और फिर है 2008 वाली साझेदारी। देखिए दोनों में हम लोग तुलना करते हैं। पहला है पंजीयन। पंजीयन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। इसमें सीमित दायित्व नहीं है, असीमित दायित्व है, इसमें सीमित दायित्व है। निर्णय, इसमें सर्वसहमति, सर्वसहमति से लिया जाता है, इसमें
बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें 2 से 50 यानी न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम 50। इसमें न्यूनतम तो 2 है, अधिकतम और सीमित। पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है और इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। आइए हम लोग जानते हैं प्रवर्तन के बारे में। प्रवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना संबंधी विचार उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति कंपनी के स्थापना के लिए प्रयास करता है और कंपनी को स्थापित यानी मूर्त रूप प्रदान करता है। और जो व्यक्ति कंपनी की स्थापना यानी कंपनी की मूर्त रूप प्रदान करता है उस व्यक्ति को प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक कंपनी का प्राथमिक संचालक होता है। प्रारंभ में इसी के कंधे पर कंपनी के संचालन संबंधी समस्त जिम्मेदारी होता है। वह कंपनी का संचालक तब तक बना रहता है जब तक कि किसी सभा का आयोजन न हो जाए। सभा के आयोजन के बाद जब संचालकों को चुन लिया जाता है तब वह अपने पद से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।